आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय एस्ट्रॉइड धरती से टकराया। इस महाविनाश ने धूल के बादलों से सूरज को ढक दिया और तापमान इतना गिरा कि हर बड़ा जीव, खास करके डायनासोर्स, हमेशा के लिए खत्म हो गए। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से अपने सही रूप में आने लगी थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन एपॉक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वो स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थीं कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगी। ये वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। ओलिगोसीन एपॉक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मॉनसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पियरोलापिथेकस या पियरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पियरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। वे पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या बढ़ने लगी और इसलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं आर्डिपिथेकस रामिडस। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे।
इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर सकता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हुए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना, और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर तक थी, वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा दूर तक अपनी आवाज पहुंचा सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और पत्थरों के मजबूत हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे, लेकिन उस समय धरती पर सिर्फ हम ही नहीं थे। हमारे अलावा भी इंसानों की कई प्रजातियां मौजूद थीं, जैसे निएंडरथल्स, जो यूरोप और ठंडे इलाकों में रहते थे, डेनिसोवंस, जो एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे, और कुछ क्षेत्रों में पुराने मानव समूहों की दूसरी शाखाएं भी मौजूद थीं। फिर सवाल उठता है, अगर इतने प्रकार के इंसान थे, तो आज सिर्फ हम ही क्यों बचे? आज भी कई इंसानों के डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवन के अंश पाए जाते हैं, यानी वे पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनका एक हिस्सा आज भी हमारे अंदर जिंदा है। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन ये अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है। अभी हमारा सफर बाकी है। हमें नई चुनौतियों का सामना करना है, खुद को और बेहतर बनाना है और शायद एक दिन दूसरी दुनियाओं तक भी पहुंचना है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। जिस तरह डायनासोर कभी पृथ्वी पर राज करते थे और फिर हमेशा के लिए मिट गए, क्या कभी इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, तो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर जानना चाहते हैं कि आज की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए क्या प्लान कर रही हैं, तो वो वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अगली वीडियो।